हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तक्षक के सवाल सुनकर आरजू रोते हुए उसे देख रही थी। आरजू ने जब अभी भी उसे जवाब नहीं दिया तो तक्षक उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसे कंधे से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब दो मुझे। ये सब जो तुमने नीचे किया वो सब क्या था? क्या प्रूव करना चाहती हो तुम? क्या दिखाना चाहती थी? अर्जुन एक झटके से उससे अपना कंधा छुड़ा लिया। तक्षक की आंखें बड़ी हो गई। अर्जुन ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अब आप क्यों आए हैं मेरे पास? जाइए जाइए, अपनी कनिका के पास जाइए। मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? मैंने तो सिर्फ डांस किया था, वो डांस जो आपकी शादी की खुशी में किया गया था। क्या हुआ, कोई कमी रह गई? चलिए एक बार फिर से आपकी खुशी में शामिल होकर एक और परफॉर्मेंस दे देती हूँ, फिर शायद आपको पता चल जाए कि मैंने जो कुछ किया वो क्या था। बोलते हुए वो टेरेस के दरवाजे की तरफ घूमी तो तक्षक ने एक बार फिर से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और इस बार उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से कस लिया। आरजू उसकी आंखों में देखती रही। तक्षक भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें नहीं लगता मेरी शादी की खुशी तुम्हें कुछ ज्यादा ही हो रही है? आरजू ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्या हुआ, अब मैं आपकी खुशियों में खुश हो रही हूँ तो आपको इससे भी प्रॉब्लम है? यही चाहिए था ना आपको, कि मैं आपकी खुशी में नाचूं गाऊं, आपकी शादी की हर रस्म में शामिल हूं। तो यही तो कर रही हूं ना अब मैं, मिस्टर शेखावत। अब और बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? जान दे दूं आपको अपनी? अब तो बस जान है भी नहीं मेरे अंदर, आपके बिना तो एक लाश से भी बदतर हो जाऊंगी। तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो तक्षक से दूर जाने को हुई, लेकिन तक्षक ने उसे खुद से दूर नहीं जाने दिया। वो अपनी गहरी नज़रों से उसे देखता रहा। आरजू अपने आप को संभाल कर बोली, मुझे छोड़िए। तक्षक व्यंग्य से बोला, क्यों छोड़ूं? कहाँ जाना है तुम्हें? एक बार फिर से कहीं भागने की प्लानिंग कर रही हो? भाग जाना, लेकिन मेरी शादी हो जाने के बाद। आरजू ने अब हद दर्जे की नाराजगी के साथ उसे देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी भी तक्षक को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। अब उसने उसे खुद से धक्का देकर दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो तक्षक को खुद से दूर नहीं कर पाई। वो जितना तक्षक को खुद से दूर भेजने के लिए धक्का देती, तक्षक उतना ही ज़्यादा उसे अपनी बाहों में कस लेता। आरजू खींच कर बोली, मुझे छोड़िए मिस्टर शेखावत। तक्षक उसकी गर्दन पर झुक कर बोला, नहीं छोड़ूंगा मैं भी देखता हूँ कैसे छुड़वाती हो तुम खुद को मुझसे। बोलते हुए चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद सख्त थे। आरजू लगातार कसमसाती रही, लेकिन तक्षक ने उसे नहीं छोड़ा। आरजू ने हार कर खुद को ही ढीला छोड़ दिया। वो तक्षक की तरफ देखती रही। तक्षक की नज़रें भी उसके चेहरे पर थी। रो रो कर लाल हो चुकी आंखें, गाल जिन पर आंसुओं के निशान सूख चुके थे, गुलाबी होंठ जो एकदम कांप रहे थे। आरजू उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मिस्टर ड्रीम कि आप मुझे सजा दे रहे हैं? बोलते हुए उसकी आवाज़ में एक तड़प थी। तक्षक ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गहरी नज़रों से उसे देखता रहा। आरजू एक बार फिर से बोली, बताइए ना मिस्टर शेखावत, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि जिसकी सांसों में मैं बसती थी, अब उसकी वजह से ही मेरे जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो रही है। खुश है ना आप कनिका के साथ? बहुत खुश है ना? मेहंदी की रस्म हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, आज म्यूजिक नाइट भी हो गई, कल सुबह हल्दी होगी और फिर शाम को शादी। आपकी ज़िंदगी में तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या मिस्टर ड्रीम? बताइए मैं क्या करूँगी? अभी वो बोल ही रही थी
कि उसकी बोलती एकदम से बंद हो गई। तक्षक ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। आरजू ने सिसकते हुए गहरी सांस ली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तक्षक ने सामने से उसे किस की है, लेकिन उसने तक्षक को रिस्पॉन्स नहीं दिया। तक्षक ने उसकी कमर से अपना हाथ हटाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसे थोड़ा पैशनेट होकर किस करने लगा। वह उसे काफ़ी लॉन्ग किस कर रहा था। आरजू पहले उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, लेकिन जब काफ़ी देर तक तक्षक ने उसे नहीं छोड़ा तो वो भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी। दोनों सिर्फ एक दूसरे को किस नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ऐसा सुकून महसूस कर रहे थे जिसके लिए ना जाने दोनों कब से तड़प रहे थे, कि दोनों होश में हों और दोनों के बीच एक ऐसा लम्हा हो जिसमें दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस करें। 6 महीनों की तड़प से लेकर पिछले कई दिनों का पागलपन उस किस में दिखाई दे रहा था। तक्षक ने उसे किस करते हुए ही उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे हल्का सा हवा में लिफ्ट किया। उसे दोबारा नीचे करते हुए तक्षक ने उसके पैरों को अपने पैरों पर रख लिया। आरजू थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने तक्षक के होठों को नहीं छोड़ा और ना ही तक्षक ने उसे खुद से अलग होने दिया। उसके पैरों को अपने पैरों पर यूं ही रखे हुए तक्षक खुद पीछे की तरफ कदम लेने लगा जहां पर झूला लगा हुआ था। वह आरजू को लेकर झूले पर आया, लेकिन अभी तक उसकी किस ब्रेक नहीं हुई थी। वो आरजू को यूं ही खुद से लगाए हुए झूले पर भी बैठ चुका था, लेकिन उनकी किस अभी तक ब्रेक नहीं हुई थी। पर जब दोनों झूले पर बैठे तो अचानक ही आरजू ने उसके होठों से होठ हटा लिए और गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे देखने लगी। तक्षक की नज़रें आरजू के होठों पर थी, जो बेहद लाल हो चुके थे। आरजू ने अपना चेहरा घुमा लिया। वो उसके ऊपर से हटने लगी, लेकिन तक्षक ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींच लिया। आरजू उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, मुझे नीचे जाना है, आप भी जाइए अपनी कनिका के पास। वो अभी बोल ही रही थी कि तक्षक ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखते हुए उसे पूरा घुमा दिया, जिससे अब आरजू खुद झूले पर थी और तक्षक उसके ऊपर। आरजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तक्षक करना क्या चाहता है। वही तक्षक जो करना चाहता था वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि जो आरजू उसके बीच अब होगा वो आज ही होने वाला था, लेकिन अब उसके इरादे कोई नहीं तोड़ सकता था। वो आरजू पर झुकने लगा। आरजू लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली, कोई आ जाएगा। तक्षक ने उसके हाथ को अपने हाथ में जकड़ा और पूरी तरह से उस पर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा। आरजू ने जल्दी से अपना दूसरा हाथ तक्षक के सिर पर रख लिया और उसके बालों को अपने हाथों से सहलाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे न सिर्फ तक्षक उसे गर्दन पर किस कर रहा है, बल्कि वो एक अलग ही दुनिया में खो रही है, जहाँ न जाने कब से उसकी तड़पती हुई रूह को सुकून मिल रहा था। वो पूरी तरह से कांप रही थी। तक्षक ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा। आरजू ने अपना चेहरा घुमा लिया। तक्षक के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने आरजू के गाल पर एक बार फिर से अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया। आरजू तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, कल आपकी शादी है मिस्टर शेखावत। तक्षक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हुई तो नहीं है ना। आरजू उसके सवाल पर हैरान थी। उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी भर गई और वो रोते हुए बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर ड्रीम। इतनी तो मैं सांस भी नहीं लेती जितनी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तड़प रही हूँ मैं आपके लिए, लेकिन अब आप मेरे नहीं हैं। मन करता है कि खुद को ही ख़त्म कर दूँ। पागल हो रही हूँ मैं, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी शादी की रस्मों में शामिल हो जाऊँ, लेकिन मैं कैसे शामिल हो जाऊँ आपकी शादी की रस्मों में। आप तो कनिका के करीब होते हैं, लेकिन मुझे मेरी खुद की ज़िंदगी से दूर जाती हुई लगती हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि तक्षक एक बार फिर से उस पर झुकने लगा। आरजू की सांसें और ज़्यादा गहरी हो गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही तक्षक ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए
और उसे एक बार फिर से किस करने लगा। आरजू बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि आखिर तक्षक करना क्या चाहता है। ना वो तक्षक को रोक पा रही थी और ना ही वो खुद को रोक पा रही थी। एक बार फिर से उसका हाथ तक्षक की पीठ पर चलने लगा था। उसका बदन अलग सी अंगड़ाइयां लेने लगा था। तक्षक ने कुछ देर बाद उसके होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा, लेकिन इस बार उसके होठ सिर्फ उसकी गर्दन पर नहीं थे, बल्कि कभी कंधों पर जा रहे थे तो कभी गर्दन से नीचे। आरजू उसकी हर एक छुअन से सिहर रही थी। तक्षक का हाथ धीरे धीरे आरजू की पीठ पर जाने लगा। उसके इरादे को समझकर भी आरजू ने उसे नहीं रोका। वो खुद पूरी तरह से तक्षक में खोई हुई थी। उसने तक्षक के कंधे पर अपने होंठ रखे और उसकी गर्दन पर किस करने लगी। उसे किस करने के बाद आरजू ने उसके चेहरे की तरफ देखा। तक्षक भी मदहोशी भरी नज़रों से आरजू को देख रहा था। उसकी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए ही आरजू ने उसकी शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तक्षक की शर्ट और आरजू के कुछ कपड़े नीचे ज़मीन पर बिखरे हुए थे और तक्षक और आरजू दोनों गहरी गहरी सांसें लेते हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे। आरजू जैसे जैसे तक्षक के होठों को अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज तक जिन लोगों ने उसे छुआ है वो सारी छुअन उससे दूर हो रही हो। वहीं तक्षक भी, जिसने आज तक किसी को अपने करीब नहीं आने दिया था, उसके सीने पर, गर्दन पर, कंधों पर और होठों पर लगातार आरजू के होंठ चल रहे थे। तक्षक हल्का सा नीचे झुका तो आरजू का खुला हुआ पेट तक्षक की आंखों के सामने था। आरजू और भी ज़्यादा गहरी लंबी लंबी सांस लेने लगी। बेचैनी से उसके पैर झूले पर ऊपर नीचे सरकने लगे। तक्षक ने उसके थाई पाट पर अपना हाथ रखकर उसे रोका और खुद उस पर झुक गया। आरजू हद से ज़्यादा बेचैन होने लगी। तक्षक कुछ पल बाद आरजू के चेहरे को देखने लगा। एकदम लाल सा चेहरा, पूरी तरह से मदहोशी में भीगा हुआ था। दर्द की एक सिकन आरजू के चेहरे पर आई और उसने तक्षक के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए अपने नाखून पूरी तरह से उसके कंधों पर गड़ा दिए। आरजू के साथ साथ तक्षक के चेहरे पर भी दर्द झलक उठा था। आज पहली बार था जब वो किसी को अपना जिस्म सौंप रहा था। हाँ, वो पूरी तरह से खुद को आरजू को सौंप चुका था। आरजू उसके एहसास अपने अंदर समेटते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी और तक्षक उसकी सांसों की गहराई और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। उसने आरजू के दोनों हाथों को पूरी तरह से अपने हाथों में जकड़कर एक बार फिर से उसे किस करना शुरू कर दिया और इस बार ना ही उसके होंठ रुके और ना ही उन दोनों के जिस्मों का वो सिलसिला जिसमें दोनों एक दूसरे के हो रहे थे। दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे में समाये हुए सब कुछ भूल बैठे थे। सुबह होते होते तक्षक झूले पर लेटा हुआ था और आरजू खुद पर दुपट्टा ओढ़े हुए उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। सुबह के तकरीबन 6 बजे आरजू की आंखें खुली। आंखें खुलते ही उसकी नज़र तक्षक पर गई और उसे महसूस हुआ कि वो कहाँ है और किस हालत में है। कल रात जो कुछ हुआ उसके जहन में एक बार फिर से ताज़ा हो गया। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही तक्षक की आंखें खुली। आरजू ने मोहब्बत भरी नज़रों से तक्षक को देखा। वहीं तक्षक का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस हो चुका था। आरजू उसे देखते हुए बोली, शुक्रिया मुझे माफ़ करने के लिए। आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बोलते हुए वो अभी तक्षक को देख ही रही थी कि तक्षक अपनी जगह से उठा। उसने नीचे गिरी हुई अपनी शर्ट उठाई और उसे पहनकर अपने बटन बंद करने लगा। आरजू खुद को समेटते हुए झूले पर उठकर बैठी। वो हैरानी से तक्षक को देख रही थी। तक्षक टेरेस के दरवाजे की तरफ जाने लगा। आरजू जल्दी से झूले से उठी और उसे देखते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? अब तो आप ये शादी नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि तक्षक उसकी बात बीच में काट कर बोला, कल रात मुझसे गलती हो गई। सॉरी, पर यह गलती मेरी शादी पर कोई रोक नहीं लगा सकती। उसकी बात सुनकर
आरजू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म से उसकी जान ही निकाल ली हो। वो बस तक्षक की तरफ देखते ही रह गई और तक्षक वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिरी और तक्षक की कही हुई बात उसके कानों में गूंजने लगी। कल रात उनके बीच जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। गलती शब्द उसके होठों से बड़ी ही तकलीफ भरी आवाज से निकला और साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी। कल रात उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी संवर गई हो, लेकिन आज सुबह उठते ही वो खुद पूरी तरह से बिखर चुकी थी। कल उसे ऐसा लगा जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो और आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को ही गंवा दिया हो। लेकिन फिर अचानक ही वो अपने आंसू साफ करते हुए जल्दी से उठी और सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए तक्षक के पीछे पीछे आई। तक्षक अपने रूम में आ चुका था। रूम में आते ही उसे कनिका दिखाई दी। वो कनिका के सामने आकर खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, आज हमारी हल्दी की रस्म है और शाम को शादी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी तुम्हें शादी कर लूँ, पर मुझे शाम तक रुकना पड़ेगा। उफ, ये इंतज़ार। बोलते हुए उसने कनिका के गाल को सहलाया। आरजू की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। वो वापस घूम गई और तेज कदमों के साथ अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर सीधा बेड पर आकर गिर गई। उसकी आंखें सीलिंग की तरफ थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कल रात जो कुछ हुआ वो सब उसकी आंखों के आगे चल रहा था और जितना वो उन सब चीज़ों को याद कर रही थी उतना ही उसकी आंखों से आंसू तेजी से गिर रहे थे। तक्षक के साथ उसने बहुत वक्त बिताया था, लेकिन आज तक तक्षक ने कभी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। उसने उसे बहुत प्यार किया, लेकिन कभी भी उस हद से ज़्यादा नहीं की जिस हद को उसने शादी के नाम पर रोक रखा था। हमेशा तक्षक ने उससे यही कहा कि जब तक वो शादी कर पूरी तरह से उसे अपनी नहीं बना लेता, तब तक वो उसके साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कल दोनों के बीच वो सब हुआ जो आरजू हमेशा से चाहती थी, जो तक्षक हमेशा से चाहता था। लेकिन अब तक्षक शादी किसी और से कर रहा है। न जाने कितनी ही देर आरजू अपने और तक्षक के बीच हुई उन सब चीज़ों को याद करती रही और रोती रही। तकरीबन 10 बजे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। आरजू की आंखों में आंसू अभी भी थे और उसकी नज़रें अभी भी सीलिंग पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस बेड पर कोई इंसान नहीं, एक लाश पड़ी हो जिसने एक भी हलचल नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे आरजू में जान बची ही ना हो। दरवाज़ा लगातार नॉक होता रहा, लेकिन आरजू ने उठकर दरवाज़ा नहीं खोला। तभी अचानक से उसे फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी। उसका फ़ोन वहीं बेड पर रखा हुआ था। एक लंबी सांस लेते हुए आरजू अपनी जगह पर उठकर बैठी और अपना फ़ोन चेक किया। फ़ोन पर तक्षक का मैसेज था, मुझे मेरी शादी में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। चुपचाप से तैयार होकर बाहर हल्दी की रस्म के लिए आ जाओ। और वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो रही होगी। कल जो हुआ वो ज़बरदस्ती नहीं किया था मैंने। वो मैसेज पढ़ते हुए आरजू अपने आंसू साफ करने लगी थी। वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, आपको कोई ड्रामा नहीं चाहिए ना? मैं नहीं करूँगी कोई ड्रामा। अब तक मुझे एक उम्मीद थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी टूट गई। अब तो आपकी शादी में अगर सबसे ज़्यादा खुश कोई इंसान होगा तो वो मैं होऊंगी। और आप मुझे क्या यहाँ से जाने के लिए कहेंगे? मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन आपको कनिका के साथ मंडप में देखकर, बोलकर उसने गहरी सांस ली और बेड से उठी। बेड से उठकर वो सीधा वॉशरूम गई। कुछ देर बाद फार्म हाउस का गार्डन एरिया। हल्दी की रस्म की सारी तैयारियां हो चुकी थी और तक्षक और कनिका दोनों को नीचे पाटे पर बिठाया हुआ था। हल्दी की रस्म के लिए सब लोग आ चुके थे। जश्न, अति, निर्भय, तारा, अर्जुन और मन्नत, सब लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन तक्षक ने अभी रस्म शुरू नहीं होने दी थी। उसका कहना था कि उसे किसी खास का इंतज़ार है। लेकिन जैसे ही आरजू वहां पर आई,
तक्षक आरजू की तरफ देखते हुए बोला, अब हल्दी की रस्म शुरू की जा सकती है। सब लोगों की नज़रें आरजू की तरफ थी। उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रोई है। अति उसके सामने आई और बोली, तुम्हें यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है एंजल, तुम अभी इसी वक्त हमारे साथ चल रही हो। बोलते हुए उन्होंने आरजू का हाथ पकड़ लिया था। तारा भी आरजू के पास आई और बोली, मुझे भी यहाँ पर नहीं रुकना, और एंजल अब तुम यहाँ भी नहीं रहोगी, तुम आज ही मोम के साथ शेखावत मैंशन जाओगी। आरजू उनकी बातें सुन जरूर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें तक्षक पर ठहरी हुई थी जो उसे ही देख रहा था। आरजू हल्का सा मुस्कुराई और अति से अपना हाथ छुड़वाकर तक्षक के सामने आकर खड़ी हो गई। कनिका परेशानी से उसे देख रही थी। आरजू नीचे की तरफ झुकी और हल्दी के थाल में से हल्दी लेकर तक्षक के गाल पर लगाने लगी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर वो फिर भी मुस्कुराहट रखने की कोशिश कर रही थी। वो तक्षक की आंखों में देखते हुए बोली, हल्दी मुबारक हो मिस्टर शेखावत। बोलते हुए इस बार उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे। वो एकटक तक्षक की आंखों में देख रही थी। आरजू ने साथ ही साथ कनिका को भी देखा और बोली, शादी मुबारक हो कनिका, लेकिन तुम्हें हल्दी नहीं लगाऊंगी। और क्यों नहीं लगाऊंगी ये मत पूछना, जवाब दिया तो लोगों को मेरा जवाब ड्रामा लगेगा। बोलकर वो व्यंग्य से मुस्कुराई। तक्षक की नज़रें उस पर और भी ज़्यादा गहरी हो गई। तक्षक के गालों पर अच्छे से हल्दी लगाकर वो अपनी जगह से उठी और सामने खड़े एक आदमी को इशारा करते हुए बोली, म्यूज़िक ऑन करो। कनिका के साथ साथ बाकी सब भी हैरानी से उसे देख रहे थे, लेकिन तक्षक की नज़रें उस पर अब बिल्कुल नॉर्मल थी। म्यूज़िक स्टार्ट हुआ और आरजू तक्षक की तरफ देखते हुए गाने के साथ साथ बोलने लगी, पहले अपना बनाकर तुम खुद ही रूठ गए, खुली आंखों के सामने सब सपने टूट गए। गाने के बोल बोलते बोलते ही वो तक्षक के पास आई और एक बार फिर से नीचे की तरफ झुकी और अपने हाथ पर थोड़ी सी हल्दी ली। पहले खुद फिर खुदा से जुदा कर गए, पहले खुद फिर खुदा से जुदा कर गए। उसने अपने दूसरे हाथ से तक्षक का हाथ लिया और अपने हल्दी वाले हाथ पर रख दिया। तक्षक अब थोड़ी हैरानी भरी नज़रों से उसे देख रहा था। पहले खुद फिर खुदा से जुदा कर गए। आरजू ने जिस तरह से अपने हल्दी वाले हाथ पर उसका हाथ रखा था, तक्षक का पूरा हाथ हल्दी से भर चुका था। आरजू ने अब उसका हाथ अपने हाथ से हटाकर अपने गाल पर रखा और अपने गाल को उसके हाथ से सहलाने लगी। एक तरफ उसके चेहरे पर हल्दी लग रही थी तो दूसरी तरफ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अचानक ही वो हंसी और झट से घूमते हुए वहां से उठी और सामने की तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने लहंगे को दाएं और बाएं किया और फिर अपना हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए स्टेप लेने लगी। ये जोड़ा चांदी वाला जोड़ा, तेरा दित्ता जोड़ा, 10 किद्दा मोड़ा। अपने कंधे पर अपने हाथ रख आरजू धीरे धीरे अपने सीने तक लेकर आई और वो अपने कंधों को हिलाते हुए तक्षक की तरफ देख रही थी। फिर वो अपना एक हाथ पूरा अपने ऊपर घुमाकर अपनी कमर के पास लेकर आई और फिर दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरविन करते हुए हल्के हल्के कदम लेने लगी। ये चांदी वाला जोड़ा, तेरा दित्ता जोड़ा, 10 किद्दा मोड़ा। उसे देखते हुए अब कनिका की गुस्से से मुठियां कस रही थी। उसने तक्षक की तरफ देखा जो अपनी काफी इंटेंस नजरों से आरजू को देख रहा था। ओ साडा कित्ता ना लिहाज वे तू थोड़ा। आरजू तक्षक को देखते हुए व्यंग्य से मुस्कुराई और फिर अपने हाथों को गोल गोल घुमाने लगी। ओए आशिक बनौन वालिया, हाय मिट्टी च रुलाउण वालिया, वे आशिक बनौन वालिया, वे मिट्टी च रुलाउण वालिया। अभी वो डांस कर ही रही थी कि तक्षक अपनी जगह से उठा और उसने आरजू के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए
अंदर की तरफ लेकर चला गया। कनिका की आंखें बड़ी हो गई। अति उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगी, क्योंकि इस वक्त उसे तक्षक पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे डर लग रहा था, ना जाने वो आरजू के साथ कैसे बिहेव करेगा। लेकिन जसन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहीं तक्षक उसे चोट ना पहुंचा दे। जसन सामने दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां से तक्षक और आरजू अभी अभी गए थे। वो एक लंबी सांस लेकर बोला, तक्षक बड़ा हो चुका है बेबी डॉल, अब उसे तुम कुछ नहीं समझा सकती। उसे खुद सब कुछ हैंडल करने दो, खुद को भी और दूसरों को भी। अति बस उसकी बात सुनकर रह गई। तक्षक आरजू को अंदर कमरे में लेकर आया और एक झटके से उसका हाथ छोड़ा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? कल भी यही ड्रामा किया और आज भी? उसकी बात सुनकर आरजू हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर तक्षक हैरान था। आरजू का हंसना लगातार तेज होता जा रहा था, लेकिन फिर अचानक वो हंसते हंसते रुकी और तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, आप भी हद करते हैं मिस्टर शेखावत। कभी मुझे बोलते हैं कि मैं आपकी खुशियों में शामिल हो जाऊं, तो कभी मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैं खुश क्यों हूं। अब मैं आपकी हल्दी में शामिल हो गई, आपकी खुशियों को सेलिब्रेट करने लगी, तो आपको इससे भी प्रॉब्लम हो गई। कल भी आपकी यही प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने मेरे जिस्म से निकाला। आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे क्या? कहो तो खुद को बिस्तर पर आपके लिए परोस दूं। तक्षक गुस्से से चिल्लाया। आरजू चिल्लाते हुए उसका हाथ आरजू पर उठ गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। आरजू ने अपने गाल पर अपना हाथ रख लिया था। उसका चेहरा हल्का सा घूम चुका था। गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसने वापस अपना चेहरा तक्षक की तरफ घुमाया और अपनी नमी से भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, ये क्या बात हुई मिस्टर शेखावत? अब आप मेरे साथ बने रिश्ते को गलती का नाम दे तो सही है, और मैंने खुद को आपको परोसने की बात कह दी तो अब गुस्सा हो गए। तक्षक अपने जबड़े कसते हुए उसके करीब आया और उसे कंधों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा हूं यहाँ पर। आरजू हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तो फिर क्यों खड़े हैं आप यहाँ पर? जाइए अपनी कनिका के पास, जाकर अपनी हल्दी का सेलिब्रेशन मनाओ और शादी कीजिए। मेरे करीब आकर अपना वक्त क्यों खराब कर रहे हैं? कहीं दोबारा गलती हो गई तो? इस बार गलती गुनाह बन जाएगी और वो गुनाह मेरी जान ले लेगा। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हल्दी के बीच में से वो आंसू अपनी जगह बनाता हुआ उसके गालों पर लुढ़क रहा था। तक्षक लगातार उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने यूं ही आरजू को कंधे से पकड़कर पीछे की तरफ लेकर जाना शुरू हो गया। आरजू का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, आप जाइए यहाँ से प्लीज़। तक्षक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं जाऊंगा। आरजू ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, जाइए, दूर हो जाइए मुझसे। नहीं चाहिए मुझे आप, क्योंकि अब आप मेरे मिस्टर ड्रीम नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ मिस्टर शेखावत हो। आप कहते थे ना कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आप हम दोनों की शादी को नहीं मानते, तो अब मैं कह रही हूँ आपसे, मैं नहीं हूँ आपकी बीवी। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मत आया कीजिए मेरे पास। जाइए, जाकर शादी कीजिए, जश्न मनाइए, जो करना है कीजिए। लेकिन वो बोल ही रही थी कि तक्षक एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब आ गया। आरजू ने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन तक्षक ने उसकी कलाई को पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। आरजू का चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठ गया और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तक्षक की नज़र अभी भी उसके चेहरे पर थी जहाँ हल्दी लगी हुई थी। वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पता है आज क्या है? आरजू गुस्से और नाराज़गी के मिले जुले भाव से बोली, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। तक्षक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आज हल्दी है।
बोलते ही उसने अपना गाल आरजू की गर्दन से रगड़ना शुरू कर दिया। आरजू पूरी तरह से कांप गई। उसकी एकदम से सिसकी निकल गई और उसके हाथ पैर अकड़ने लगे। तक्षक लगातार अपने गाल को उसकी गर्दन पर रगड़ रहा था। आरजू ने उसके गाल पर हल्दी लगाई थी। अब वो सारी हल्दी आरजू की खुद की गर्दन पर लग चुकी थी। लेकिन तक्षक इतने में ही नहीं रुका। उसने अपने गाल से आरजू की गर्दन पर हल्दी उतारने के बाद अब अपना पूरा गाल आरजू के गाल से रगड़ना शुरू कर दिया। तक्षक ने आरजू के गाल पर हल्दी लगाई थी। अब वो हल्दी तक्षक के दूसरे गाल पर लग रही थी और फिर उस गाल पर हल्दी लेकर तक्षक ने आरजू के दूसरे गाल और गर्दन पर हल्दी लगानी शुरू कर दी। आरजू की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेजी से बहने लगे। वो रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मिस्टर ड्रीम? प्लीज़ मत कीजिए ना। या तो मुझसे दूर चले जाइए और या फिर मुझसे इस तरह मत तड़पाइए। मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपको। क्या चाहते हैं आप? क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हैं? मोहब्बत करते हैं ना आप तो मुझसे, तो क्यों किसी और को हम दोनों के बीच आने दे रहे हैं? मुझे तड़पा कर आपको क्या मिल रहा है? तक्षक उससे अलग हुआ। उसकी गहरी नज़रें अब आरजू का दीदार कर रही थी, जो पूरी तरह से हल्दी में रंग चुकी थी। उसने वापस अपने दोनों हाथ दीवार के ऊपर रखे और आरजू के चेहरे पर झुककर बोला, तुमने भी तो मुझे यूं ही तड़पाया था ना। अब पता चला मोहब्बत में तड़पना किसे कहते हैं। बोलते हुए उसकी आंखों की गहराई ने आरजू को कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए तक्षक उससे अलग हुआ और सीधा रूम से बाहर चला गया। आरजू बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी नज़र सामने लगे मिरर पर गई, जहां वो खुद को अच्छे से देख सकती थी। उसने अपने गाल पर अपनी उंगलियां रखते हुए हल्दी को देखा और फिर अपना हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोली, आपकी मोहब्बत के लिए तो मैं तड़प भी सकती हूँ मिस्टर ड्रीम, लेकिन आप तो मेरी जान लेने पर तुले हैं। शाम का वक्त, फार्म हाउस का एक कमरा। तक्षक ड्रेसिंग के सामने बैठा था और उसने दूल्हे की पोशाक पहनी थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और गुस्से से कांपती हुई अति अंदर आई। वो आकर तक्षक के सामने खड़ी हुई और बोली, आखिर क्या चाहते हो तुम तक्षक? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम जानते भी हो तुम क्या करने वाले हो। शादी शादी कोई खेल नहीं है कि आज इसे कर ली और कल इससे। आरजू तुम्हारी बीवी है। तुमने खुद उससे शादी की थी, ये कहकर कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। उसके जाने के तुम्हारा जो हाल था वो भी हमने देखा। आरजू की मोहब्बत भी हमसे छिपी नहीं है। और अब जब तुम दोनों एक साथ होना चाहिए था, तो तुम किसी और से शादी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मत करो ऐसा प्लीज़। बोलते हुए अति उसके बिल्कुल पास आ गई और उसने तक्षक का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तक्षक ने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़वाया और बोला, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी शादी में शामिल होने आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज शेखावत। लेकिन मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो अपनी ये कीमती सलाह किसी और को दे सकती हैं। और जाइए, जाकर डिनर एंजॉय कीजिए। शादी के फेरे होने तक ज़रूर रुकिएगा। उसकी बात सुनकर अति को उस पर हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो उसे नाराज़गी भरी नज़रों से देखते हुए बोली, तक्षक, जब मुझे पता चला था कि तुम आरजू से प्यार करने लगे हो और जब ये एहसास हुआ कि तुम किसी भी हाल में आरजू को अपनाने के लिए तैयार थे, तो मुझे तुम पर, अपनी परवरिश पर हद से ज़्यादा गर्व महसूस हुआ। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। आरजू के जाने के बाद तुमने हमसे रिश्ता तोड़ा था ना, लेकिन अगर अब कनिका से तुमने शादी कर ली और आरजू को छोड़ दिया ना, तो मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए तुमसे हर रिश्ता तोड़ दूंगी। और तुम जानते हो अपनी बेबी डॉल को कि एक बार वो जो बात कह दे
उस बात को कोई नहीं बदल सकता, बोलकर अति अपनी बेहद सर्द नजरों से तक्षक को देखते हुए वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस के दूसरे कमरे में कनिका शादी के जोड़े में बैठी थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। फोन पर और कोई नहीं रहना थी। कनिका गुस्से से बोली, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया उस लड़की को, लेकिन अब और नहीं कर सकती। मेरी शादी की हर रस्म उसने खराब कर दी, लेकिन अब मैं उसे अपनी शादी खराब नहीं करने दूंगी। अब जल्द से जल्द आप उसका इंतजाम कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मॉम, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। सामने से रैना बोली, तुम फिक्र मत करो बेबी गर्ल, बहुत जल्दी वो आरज़ू तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। मैंने इंतज़ाम कर दिया है, बस किसी भी वक्त उस आरज़ू का काम तमाम होने ही वाला है। रैना की बात सुनकर कनिका के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। फार्म हाउस से कुछ ही दूरी पर एक पुराने खंडहर से घर में एक लड़की को रस्सियों से बांध कर रखा हुआ था, और वो लड़की कोई और नहीं, आरज़ू थी। फार्म हाउस से कुछ ही दूरी पर एक लड़की को रस्सियों से बांधकर चेयर पर बिठाया हुआ था। उस लड़की का मुंह भी टेप से बंधा हुआ था। वो लड़की जब से यहाँ पर आई थी तब से बेहोश थी। बिल्कुल अभी उसे होश आया था, और होश में आते ही वो लड़की लगातार खुद को आज़ाद करने के लिए हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। और वो लड़की कोई और नहीं, आरज़ू थी। आरज़ू इस वक्त बहुत बुरी हालत में थी। रस्सियों की वजह से उसकी स्किन पूरी छिल रही थी। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुंह बंद होने की वजह से चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। वो आहट सुनकर उसकी नज़रें सामने की तरफ टिक गई, जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा था। उस दरवाजे से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। तभी वो दरवाज़ा पूरा खुला और 3-4 आदमी अंदर आए। उस आदमी को देखते ही आरज़ू की आंखें बड़ी हो गई। वो आदमी कोई और नहीं, यादव था। आरज़ू ने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश और भी ज़्यादा तेज कर दी। यादव उसे यूं कोशिश करते हुए देख हंसने लगा, और उसके साथ साथ उसके पीछे खड़े आदमी भी जोरों से हंसने लगे। यादव उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ बुलबुल, इतना तड़प क्यों रही हो? अपने हाथ पैर खुलवाने हैं? आरज़ू ने जल्दी से अपना चेहरा हाँ में हिलाया। यादव एक बार फिर से हंसा और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है बुलबुल, जरा हम भी तो देखें कि जब एक चिड़िया फड़फड़ाती है तो देखने वाले को कितना मज़ा आता है। आरज़ू के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। यादव उसके गुस्से से भरे हुए चेहरे को देखकर व्यंग्य से बोला, ओहो हो, बुलबुल को गुस्सा आने लगा। ऐसे नहीं करते बुलबुल। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें आज़ाद तो नहीं, लेकिन बोलने का मौका मैं ज़रूर दे सकता हूँ। बोलते हुए उसने अपने आदमी को इशारा किया, तो उस आदमी ने जल्दी से आकर उसके मुंह से वो टेप हटा दी। टेप हटते ही आरज़ू ने पहले तो 2-4 गहरी गहरी सांसें ली। उसका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। वो यादव की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों मुझे यहाँ पर लाए हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसी रैना ने भेजा है ना तुम्हें? यादव उसके सवाल सुनकर एक बार फिर से हंसने लगा। उसने अपने आदमी को एक और इशारा किया, तो उस आदमी ने एक कुर्सी आरज़ू के सामने लाकर रख दी और यादव उस कुर्सी पर बैठ गया। वो आरज़ू की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ, ये जानने से पहले तुम ये जानो कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर कैसे आया। बोलते हुए उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। अभी कुछ देर पहले जब तक्षक की हल्दी की रस्म पर तक्षक आरज़ू को लेकर उसके कमरे में आया था, और उन दोनों के बीच जो भी हुआ, उसके बाद वो आरज़ू को उसके कमरे में छोड़कर गया था। तब आरज़ू एक बार फिर से रोते रोते अपने बेड पर लेट चुकी थी।
ना जाने कब यूं ही रोते रोते ही उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में चली गई। उसी वक्त कमरे की खिड़की खुली और एक लड़की सर्वेंट की यूनिफॉर्म में अंदर आई। आरजू को सोते हुए देखकर उसके चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। उसने जल्दी से अपने पॉकेट में रखा हुआ रुमाल और एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली और उस रुमाल पर वो कांच की शीशी का सारा लिक्विड निकाल कर उस रुमाल को आरजू के मुंह पर रख दिया। आरजू ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें एक बार फिर से बंद हो गई थी। वो लड़की एक बार फिर से एविल स्माइल करते हुए आरजू को देखने लगी। उसने अब आरजू को घसीटते हुए बेड से नीचे उतारा और उसे खिड़की के पास लेकर आई। खिड़की से उसने आरजू को बाहर की तरफ किया। वही खिड़की से बाहर की तरफ एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था। दोनों मिलकर आरजू को फार्म हाउस के पीछे वाले रास्ते से बाहर लेकर आए और उसे गाड़ी में लेकर वहां से निकल गए। यादव की बात सुनते हुए आरजू की आंखों में आंसू गिर रहे थे। अब तो उसने यकीन कर लिया था अपनी किस्मत पर कि उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देगी। मोहब्बत होकर भी उसकी किस्मत में नहीं थी और अब तो उसकी हर एक उम्मीद टूट चुकी थी। यादव अपनी जगह से उठा और बोला, वैसे तो मुझे तुम्हें मारने के ऑर्डर मिले हैं, लेकिन तुम्हें देखते हुए तुम्हें मारने का मन ही नहीं कर रहा। मेरा मन तो कुछ और ही कर रहा है। बोलते हुए उसने अपने होठों को बड़ी ही बेरहमी से कुचला। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते ही साफ पता चल रहा था कि वो क्या सोच रहा है। आरजू गुस्से से बोली, सोचना भी मत। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनते ही यादव बेशर्मी से हंसने लगा और उसके साथ साथ उसके बाकी सारे आदमी भी। यादव ने आकर आरजू का चेहरा अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ा और बोला, बुलबुल की तो जुबान निकल आई। ऐसा नहीं करते बुलबुल। पूरी जिंदगी तुमने जो काम किया अब उसी काम को करने से मना कर रही हो। आरजू ने एक झटके से उससे अपना चेहरा छुड़वाया और बोली, जुबान संभाल कर बात करना। अगर एक लफ्ज भी तुमने मुझसे बुरा भला कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो मेरे मिस्टर शेखावत। अभी वो बोल ही रही थी कि वो बोलते बोलते चुप हो गई। आरजू मन ही मन बोली, अब तो आपको मैं अपना भी नहीं कह सकती। आपने तो वो हक भी मुझसे छीन लिया। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से गिर गए। वहीं उसे चुप होते देख यादव और उसके आदमियों की हंसी एक बार फिर से वहां पर गूंज गई। यादव आरजू को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और बोला, लगता है तुझे अपनी औकात याद आ गई। कोई बात नहीं, जितना तू भूल गई अब उतना मैं तुझे याद दिला दूंगा। बोलकर उसने अपनी शर्ट को एक तरफ फेंक दिया और अपने आदमियों को वहां से जाने का इशारा किया। उसके आदमी तुरंत वहां से चले गए। यादव ने आकर आरजू के पैरों को खोला और उसे चेयर से उठाकर नीचे जमीन पर धक्का दिया। अभी भी उसने आरजू के हाथों को नहीं खोला था। आरजू अपने पैरों को चलाते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यादव ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ उसकी जांघ पर रख दिया। आरजू रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो। यादव उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जिस तरह से तू रो रही है ना, कोई नहीं कह सकता कि ये सब तू पहली बार करेगी। तुझे तो बल्कि मजे लेने चाहिए और तू रोने का ड्रामा कर रही है। भूल जा सब कुछ। तेरा मिस्टर शेखावत किसी और का हो गया। अब तू भी अपने आखिरी पल मजे से जी ले। बोलते हुए यादव आरजू पर झुकने लगा। आरजू अपने बंधे हुए हाथों से ही उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में शादी के मंडप में कनिका और तक्षक दोनों बैठे थे। तक्षक ने कनिका का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कन्यादान के लिए कनिका के माँ बाप के बारे में पूछा तो कुछ दूरी पर खड़ी रैना आगे आई और बोली,
कनिका, मैं मुझे मेरी बेटी दिखाई दे रही है। क्या मैं इसका कन्यादान कर सकती हूँ? जसन और अति दोनों ही शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कनिका मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं मॉम? बोलते बोलते उसने अपनी जुबान को संभाला और बोली, आप भी मेरी मॉम जैसी हैं। रैना मुस्कुराते हुए कन्यादान के लिए नीचे बैठ गई। अर्जुन, मन्नत, निर्भय और तारा चारों ही शादी में शामिल थे, लेकिन किसी को भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन सबको आरजू की फिक्र हो रही थी, लेकिन आरजू अपने कमरे का दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। जब वो लोग लगातार दरवाज़ा नॉक करते रहे और आरजू ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो उन्होंने तक्षक से एक्स्ट्रा की मांगी, लेकिन तक्षक ने ये कहकर मना कर दिया कि उसे अपनी शादी में कोई फालतू ड्रामा नहीं चाहिए, और वैसे भी आरजू शादी के बाद फार्म हाउस से चली जाएगी, तो अब कुछ देर के लिए वो कमरे में रहे या बाहर आए, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर अति ने भी मन्नत और तारा दोनों को बाहर चलने के लिए कह दिया था, क्योंकि आरजू अगर शादी में शामिल होती तो सिवाय तकलीफ के उसे और कुछ नहीं मिलता। इसलिए सब बाहर मंडप की तरफ आ गए थे। पंडित जी ने फेरों की रस्म के लिए तक्षक और कनिका को उठने के लिए कहा, तो तक्षक अपनी जगह से उठा और उसने कनिका की तरफ भी अपना हाथ बढ़ाया। कनिका ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और फेरे लेने के लिए खड़ी हो गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे और तक्षक और कनिका दोनों के फेरे होते रहे। उसके बाद दोनों अपनी जगह पर वापस बैठे, तो पंडित जी ने तक्षक को मंगलसूत्र दिया और कनिका को पहनाने के लिए कहा। तक्षक ने कनिका को मंगलसूत्र पहनाया और फिर पंडित जी ने सिंदूर वाली थाल तक्षक की तरफ बढ़ाई और तक्षक को कनिका की मांग भरने के लिए कहा। तक्षक ने प्लेट में से सिंदूर लेने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ाया था कि किसी ने उस प्लेट को अपना हाथ जोर से मारते हुए उस प्लेट को दूर फेंक दिया। कनिका एकदम से हैरान रह गई। अपने सामने आरजू को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं रैना के चेहरे का भी रंग उड़ चुका था। कनिका तुरंत से अपनी जगह से उठी और आरजू को धक्का देते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? मेरी शादी की रस्म खराब कर दी। बोलते हुए उसने अपना हाथ आरजू पर उठाना चाहा, तो आरजू ने उसकी कलाई को पकड़ा और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रैना तुरंत से आरजू के पास आई, लेकिन उससे पहले ही आरजू तक्षक के पास बढ़ गई और उसके सीने पर अपना हाथ मारते हुए बोली, कितने बेरहम हो गए हैं आप मिस्टर ड्रीम, कितने बेरहम हो गए हैं आप। आपको तरस नहीं आ रहा मुझ पर? पहले तो कभी एक तकलीफ नहीं होने दी और अब खुद ही मुझे तकलीफ दिए जा रहे हैं। क्यों इतना बदल गए हैं आप मिस्टर ड्रीम, कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। माना मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उस गलती की मुझे ये सजा देंगे, मुझसे जीते जी मेरी सांसें छीन लेंगे, ये जानते हुए भी कि आपके बिना मैं मर जाऊंगी, फिर भी आप किसी और के साथ शादी कर रहे हैं। जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी, तब आप मेरे एक बार भी करीब नहीं आए, लेकिन कल बिना शादी के ही आपने वो सब। बोलते बोलते आरजू रुक गई थी। उसने तक्षक को कॉलर से पकड़ा हुआ था। एक झटके से उसने तक्षक के कॉलर को छोड़ा और रोते हुए बोली, क्या कहा था आपने मुझसे कि कल आपसे गलती हो गई? वो गलती थी क्या मिस्टर ड्रीम? नहीं, वो गलती नहीं थी, वो हम दोनों की मोहब्बत थी। मैं जानती हूँ सिर्फ मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, आप भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसी हूँ क्या हूँ। आपने तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत की थी, मेरे दिल से मोहब्बत की थी, तो फिर अब वो मोहब्बत फीकी कैसे हो गई? माना मेरी गलती थी कि मैं डर गई थी मिस्टर ड्रीम कि आप मुझसे नफरत करेंगे, तो आप भी कौन सा सही है? आपने भी तो मेरे डर को सही साबित कर दिया, मुझसे नफरत करने लगे।
बोलते हुए उसने एक बार फिर से तक्षक को कॉलर से पकड़ लिया। हर कोई आरजू को देख रहा था। बदहवास सी हालत में वो लगातार रोते हुए तक्षक से अपनी बात कह रही थी। उसकी बातें सुनते हुए हर एक की आंखों में आंसू आ गए थे। सिर्फ कनिका और रैना की आंखों में बेहिसाब गुस्सा और नफरत थी। आरजू बेइंतहा रोते हुए बोली, आपको प्रॉब्लम है ना इस बात से कि मैंने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला? तो पूछिए इस लड़की से कि ये कौन है, मेरे साथ इसका क्या रिश्ता है। आपने मुझे धोखेबाज कहा ना, तो पूछिए इस लड़की से कि इसने आपको क्या क्या झूठ बोले हैं। बोलते हुए वो कनिका की तरफ इशारा कर रही थी। एक पल के लिए भी उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। रैना और कनिका दोनों के होश उड़ चुके थे। आरजू एक बार फिर से रोते हुए बोली, आप जितना सीधा इसे समझ रहे हैं ना, इसे ये इतनी सीधी नहीं है। और ये औरत रैना इसकी माँ और मेरी सौतेली माँ है। इसी की वजह से मैं आपको छोड़कर गई थी, क्योंकि इन्होंने मुझे कोठे। अभी वो बोलने ही वाली थी कि तक्षक ने उसे कंधों से पकड़ लिया। अचानक से ही आरजू के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया हो। अगले ही पल उसने तक्षक के हाथ अपने कंधों से हटाए और धीरे से बड़बड़ाई, आप आप मेरे मिस्टर ड्रीम नहीं हो। बोलते हुए उसने तक्षक के चेहरे से उसका सेहरा हटा दिया, तो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी पीछे से आवाज आई, स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक सुनते ही आरजू ने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां तक्षक खड़ा था। तक्षक उसके पास आता उससे पहले ही आरजू भागती हुई उसके पास गई और उसे कॉलर से पकड़ते हुए रोने लगी। वो रोते रोते बोली, एक बार और कहिए ना जो अभी अभी आपने कहा। तक्षक धीमे से बोला, स्नोफ्लेक। आरजू का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। वो एक बार फिर से बोली, बस एक एक बार और कहिए ना। तक्षक एक बार फिर से बोला, स्नोफ्लेक। बोलते हुए इस बार उसका लहजा बेहद मोहब्बत भरा था। आरजू ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जोर से खींचा और जोर से चिल्लाई। उसकी चीख आसमान को भेद देने वाली थी। वो रोते रोते ही नीचे गिरने को हुई, लेकिन तक्षक ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। आरजू बेहिसाब रोते हुए बोली, आपको पता है आपके मुंह से स्नोफ्लेक सुनने के लिए मैं तरस गई थी। हर पल यही इंतजार करती थी कि कब आप मुझे स्नोफ्लेक कहकर बुलाएं। लेकिन मुझे स्नोफ्लेक कहने वाला इंसान तो जैसे खुद पत्थर का हो गया था। तक्षक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और आरजू की आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू स्नोफ्लेक। बोलकर उसने आरजू की नमी से भरी हुई आंखों पर अपने होंठ रख दिए। आरजू एक बार फिर से रोने लगी। तक्षक ने सामने की तरफ देखा जहां हर कोई हैरानी से उन्हें देख रहा था। कनिका और रैना के चेहरे का तो पूरी तरह से रंग उड़ा हुआ था। मन्नत, अर्जुन, निर्भय, तारा सब हैरान थे। कनिका जल्दी से तक्षक के पास आई और आरजू को खींचते हुए उससे दूर करने लगी। तक्षक ने आरजू का हाथ कसकर पकड़ लिया था। आरजू एकदम हैरान रह गई, लेकिन उसने भी तक्षक का हाथ नहीं छोड़ा था। कनिका उन दोनों के हाथ को खींचते हुए अलग करने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा। आज के दिन का ये उसका दूसरा थप्पड़ था, लेकिन आखिरी नहीं। अभी वो पहले थप्पड़ से ही नहीं संभली थी कि तक्षक ने अपने उल्टे हाथ से उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। रैना गुस्से से चिल्लाई, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? बोलते हुए वो तक्षक और कनिका के पास आ चुकी थी। तक्षक व्यंग्य से बोला, वाह, तो आप मेरी होने वाली सास थी। मुझे तो लगा आप मेरे एमपी के घर की एक खास मेहमान हैं जो शादी में शामिल हो रही हैं, लेकिन आप तो मेरी सास निकली। पर अफसोस, आपकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई। पर कोई बात नहीं,
जो तोहफा मैं आपकी बेटी को दे रहा हूँ वो थोड़ा सा आप भी लीजिए। बोलते हुए अगला थप्पड़ रैना के गाल पर लगा। आरजू की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से तक्षक को देखती रही और साथ ही साथ अति की आंखें भी बड़ी हो चुकी थी। उसे तक्षक में जश्न दिखाई दे रहा था। उसने जश्न की तरफ देखा जिसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर रही थी। जश्न ने अपनी तिरछी नजरें अति पर डाली तो अति की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो धीरे से बोली, मतलब ये बाप बेटा दोनों मिले हुए हैं? कनिका गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम पर हाथ उठाने की? तक्षक एटीट्यूड से बोला, नहीं समझ में आया तो दोबारा हाथ उठाकर दिखाऊं? बोलकर उसने आरजू की तरफ देखा जो एकदम शॉक्ड रह चुकी थी। तक्षक उसे देखते हुए बोला, इतनी हैरान क्यों हो रही हो स्नोफ्लेक? तुमसे गुस्सा था, सजा भी दे दी, मोहब्बत ना कम हुई थी ना होगी। आरजू सिसकते हुए बोली, मतलब आपको सब पता था? आप जानबूझकर मुझे तड़पा रहे थे? और प्रथम सर? बोलते हुए उसने उस शख्स की तरफ देखा जो कनिका के साथ मंडप में बैठा था। प्रथम मुस्कुराते हुए आगे आया और तक्षक की तरफ देखते हुए बोला, थैंक गॉड तुम वक्त पर आ गए, वरना इस घटिया लड़की से मेरी शादी हो जाती। तक्षक हंसा और बोला, डोंट वरी, किसी और की गलतियों की सजा मैं किसी और को नहीं देता। बोलते हुए उसने कनिका की तरफ देखा। कनिका गुस्से से बोली, तुमने मुझे चीट किया, तुम ये सब ड्रामा कर रहे थे। तक्षक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा कोई ड्रामा किया, मैंने तो वही किया जो तुम लोग कर रहे थे। पर तुम लोगों ने सिर्फ ड्रामा नहीं किया, और भी बहुत कुछ किया जो कोई नहीं जानता। लेकिन आज उस हर एक तकलीफ का हिसाब होगा जो तुमने मेरी स्नोफ्लेक को दी। रैना गुस्से से चिल्लाई, बकवास बंद करो अपनी और चुपचाप मेरी बेटी से शादी करो वरना। बोलते हुए वो तक्षक के करीब बढ़ने लगी तो तक्षक खुद एक कदम उसके करीब आया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरे से लिहाज की उम्मीद मत करना। तक्षक शेखावत को गुस्सा आता है तो सामने कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। जसन आगे आया और रैना की तरफ देखते हुए बोला, मिसेस रैना राजपूत, तुम पर शक तो मुझे हमेशा से था, लेकिन जब तुमने मेरी बेबी डॉल की जान बचाई तो मुझे लगा शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन तुम पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और उस गलती की सजा मेरी स्नोफ्लेक को मिली। तक्षक ने जशन की बात पूरी करते हुए कहा। रैना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरानी से जशन को देख रही थी जिसके एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि वो भी तक्षक के साथ मिला हुआ है। आरजू की आंखों में आंसू आ गए। तक्षक ने उसकी तरफ घूमकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ स्नोफ्लेक, वह सब भी जो इन्होंने तुम्हारे साथ पहले किया, और वह भी जो हम दोनों की शादी के दिन हुआ। पता तो मुझे बहुत पहले चल चुका था, लेकिन तुम दोनों से ज्यादा गुस्सा मुझे मेरी स्नोफ्लेक पर था, जिस पर मेरी मोहब्बत से ज्यादा तुम दोनों का डर हावी था। लेकिन एक बार जो हुआ, अब वो मैं दोबारा कैसे होने दे सकता था? कनिका गुस्से से चिल्लाई, मतलब तुम इतने दिनों से मेरे साथ खेल खेल रहे थे? तक्षक व्यंग्य से हंसा और बोला, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी घटिया लड़की से प्यार करूंगा और तुमसे शादी करूंगा? कनिका फिर से चिल्लाई, हाउ डेयर यू। तक्षक हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, इतना तिलमिलाने की जरूरत नहीं है मिस कनिका राजपूत, अभी तो बहुत सी चीजों से पर्दा उठना बाकी है। तक्षक की बात सुनकर आरजू हैरान थी। जशन रैना की तरफ देखते हुए बोला, तो मिसेस रैना राजपूत, पहले मुझे लगा कि तुम सच में मेरे साथ बिजनेस करना चाहती हो, और जिस तरह से तुमने बेबी डॉल की जान बचाई, मुझे तुम पर यकीन हो गया था, और मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए भी तैयार था। उन्हीं दिनों तक्षक और एंजल के बीच जो हुआ, उसके बाद हम सब की लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी।
और मुझे ये भी नहीं पता था कि तक्षक और मेरी एंजल को अलग करने वाली अभी तक मेरे घर पर मौजूद है। एंजल हम सबको छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन मैंने उसे ढूंढना बंद नहीं किया था और ना ही तक्षक ने उसे ढूंढना बंद किया था। और तभी मुझे पता चला कि आरजू को शेखावत मेंशन से गायब करवाने वाली कोई और नहीं तुम हो। मन तो कर रहा था कि इस वक्त तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूं, क्योंकि जिस इंसान की वजह से मेरे परिवार को तकलीफ हो उसे मैं जिंदा रहने भी नहीं देता। लेकिन तब तक आरजू हमें छोड़कर जा चुकी थी। तब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखूं, ताकि अगर कभी भी तुम आरजू से मिलो या उस तक पहुंचने की कोशिश करो तो मुझे पता लग सके। तक्षक तिरछे एक्सप्रेशन के साथ बोला, जस्ट लाइक ये अपने चाहने वालों को अपने पास रखो, लेकिन अपने दुश्मनों को तो और भी ज़्यादा पास रखो। लेकिन मुझे इंतज़ार था मेरी स्नोफ्लेक के वापस आने का। 6 महीने तक भी स्नोफ्लेक के बारे में कुछ पता नहीं चला। पर जब स्नोफ्लेक के बारे में पता चला तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूं क्या। एक तरफ उस पर हद से ज़्यादा गुस्सा था, तो एक तरफ दिल में तड़पती हुई मोहब्बत। और कहते हैं ना कि गुस्सा भी उसी पर किया जाता है जिस पर हक हो। तो सोच लिया था मैंने कि अब अपनी मोहब्बत जताने से पहले मैं अपना गुस्सा जताऊंगा, ताकि समझ आए मेरी स्नोफ्लेक को भी कि मुझे छोड़कर मुझसे दूर होकर न सिर्फ उसने मुझसे बल्कि खुद को भी कितनी तकलीफ दी है। मन तो कर रहा था कि मनाली से सीधा उसे शेखावत मेंशन लेकर जाऊं और वहां अपनी सारी शिकायतें दूर करूं, लेकिन उस वक्त मैंने खुद को रोक कर रखा, क्योंकि इस बार शिकायतें सिर्फ स्नोफ्लेक के मुझे छोड़कर जाने के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे लोगों से डरने की भी थी। और बहुत से गहरे राज ऐसे थे जिन पर से पर्दा उठना बाकी था। क्यों मिसेस रैना राजपूत? बोलते हुए जब तक्षक के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आए तो रैना के चेहरे का रंग फीका पड़ गया।